गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज चर्चा करेंगे बीकॉम द्वितीय वर्ष के पेपर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त के बारे में। पिछले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं के बारे में जिक्र किया था। आज के अध्ययन का विषय रहेगा व्यापार संतुलन या बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड या व्यापार संतुलन क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच केवल वस्तुओं का ही नहीं बल्कि सेवाओं का भी व्यापार किया जाता है। भुगतानों में संतुलन की स्थिति विदेशी विनिमय की कुल मांग एवं पूर्ति को प्रभावित कर विनिमय दरों में उतार चढ़ाव को जन्म देती है। अतः इस दृष्टि से व्यापार संतुलन का अभिप्राय स्पष्ट करना जरूरी है। व्यापार संतुलन का क्या अर्थ है? किसी वर्ष विशेष के दौरान एक देश द्वारा विभिन्न देशों को किए गए कुल निर्यात मूल्यों के समग्र योग में से अगर उस देश द्वारा विभिन्न देशों से किए गए आयात मूल्यों के समग्र योग को घटा दें तो जो अंतर आता है वही व्यापार संतुलन है। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि एक देश द्वारा किए गए निर्यात और उस देश द्वारा किए गए आयात का अंतर व्यापार संतुलन है। अर्थात एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यदि पॉजिटिव है तो फेवरेबल है, यदि नेगेटिव है तो अनफेवरेबल या एडवर्स है। अब चर्चा करेंगे व्यापार शेष की अवधारणा के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, व्यापार शेष या बैलेंस ऑफ ट्रेड बराबर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अनुकूल व प्रतिकूल व्यापार संतुलन क्या है? अनुकूल व्यापार संतुलन बराबर निर्यात एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। अर्थात निर्यात अधिक है आयात से। उदाहरण के तौर पे 2000 करोड़ डॉलर माइनस 1800 करोड़ डॉलर बराबर 200 करोड़ डॉलर। ये जो वैल्यू है वो धनात्मक है, पॉजिटिव है, इसलिए ये कह सकते हैं कि ये अनुकूल व्यापार संतुलन है। फिर प्रतिकूल व्यापार संतुलन में आप देखिए, निर्यात कम है आयात से, यानी कि एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट। उदाहरण के तौर पे दिया गया है 2500 करोड़ डॉलर माइनस 3000 करोड़ डॉलर, अर्थात 500 करोड़ डॉलर से नेगेटिव है, ऋणात्मक है, प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहलाता है। अब व्यापार संतुलन के बारे में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें तो योजना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में केवल 2 वर्षों को छोड़ के बाकी सभी वर्षों में भारत का व्यापार संतुलन हमेशा प्रतिकूल ही रहा है। अर्थात योजना काल में वे कौन से 2 वर्ष हैं जिनमें भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल रहा है? 1972-73 में 104 करोड़ रुपए से और 1976-77 में 68 करोड़ रुपए से भारतीय व्यापार संतुलन अनुकूल था। शेष वर्षों में प्रतिकूल संतुलन रहा। अब चर्चा करेंगे अनुकूल व्यापार संतुलन के क्या प्रभाव है। अर्थात एक देश द्वारा यदि निर्यात ज़्यादा किए जाते हैं और आयात कम किए जाते हैं तो जाहिर सी बात है उस देश का व्यापार संतुलन अनुकूल होगा। अनुकूल व्यापार संतुलन के क्या प्रभाव हो सकते हैं? उसमें सबसे पहला है विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि। जब देश में निर्यातों का मूल्य
आयातों के मूल्य से अधिक होगा तो देश को विदेशी मुद्रा अधिक मिलेगी, जबकि आयातों के लिए कम विदेशी मुद्रा चुकानी पड़ेगी। अतः विदेशी मुद्रा की बचत बढ़ने से देश के विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि होगी। दूसरा पॉइंट है अनुकूल विनिमय दर की प्रवृत्ति। अनुकूल व्यापार संतुलन के कारण विदेशी विनिमय कोष बढ़ते हैं और विदेशी मुद्रा की मांग कम तथा पूर्ति बढ़ने से विनिमय दर पक्ष में होने की प्रवृत्ति होती है। विनिमय दर से तात्पर्य एक देश द्वारा दूसरे देश के मध्य किए गए आयातों और निर्यातों की दर है। तीसरा पॉइंट है भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार। व्यापार संतुलन देश के भुगतान संतुलन का महत्वपूर्ण भाग है। जब व्यापार संतुलन पक्ष में होगा तो भुगतान संतुलन की स्थिति में भी सुधार होगा। चौथा पॉइंट है आर्थिक विकास में मदद। विकासशील देशों में अनुकूल व्यापार संतुलन से आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत सामान एवं मशीनें आयात करने का अवसर मिलता है। विदेशी विनिमय कोषों में वृद्धि से विदेशों में विनियोग संभव होते हैं, अतः अर्थव्यवस्था के विकास में मदद मिलती है। पांचवा पॉइंट है विदेशी प्रतिष्ठा। अनुकूल व्यापार संतुलन होने से विदेशों में देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है, क्योंकि सुदृढ़ अर्थव्यवस्था देश को सम्मान दिलाती है। वैश्विक स्तर पर देखें तो आज के इस युग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी प्रतिस्पर्धा बढ़ी है कि उसकी सफलता का माप विदेशी लाभ है। इसलिए विदेशों में प्रतिष्ठा तभी बढ़ेगी जब किसी देश की अर्थव्यवस्था अच्छा परफॉर्म करेगी या उसका व्यापार संतुलन पॉजिटिव या धनात्मक होगा। अब चर्चा करेंगे प्रतिकूल व्यापार संतुलन के क्या प्रभाव है। जब किसी देश के आयातों का मूल्य उसके निर्यातों के मुकाबले अधिक होता है तो व्यापार संतुलन प्रतिकूल या विपक्ष में कहा जाता है। प्रतिकूल व्यापार संतुलन के प्रभाव अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं इसके, और इससे देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है। अर्थात यदि किसी देश द्वारा इंपोर्ट ज़्यादा किया जाता है, अर्थात आयात ज़्यादा किया जाता है, किंतु उसकी तुलना में निर्यात बहुत ही कम किया जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि वो विदेशी व्यापार पर या विदेशी वस्तुओं पर निर्भर है, निर्यात हेतु अत्यधिक प्रयास नहीं किए गए हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है विदेशी विनिमय कोषों में कमी। प्रतिकूल व्यापार संतुलन अवस्था में देश को विदेशी मुद्रा में अधिक भुगतान करने होते हैं, क्योंकि इंपोर्ट या आयात ज़्यादा होगा तो विदेशी मुद्रा का भुगतान करना पड़ेगा संबंधित देश को, जबकि देश को निर्यात के बदले में विदेशी मुद्रा कम प्राप्त होती है। अतः विदेशी विनिमय कोषों में कमी आती है। इस हेतु निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए ताकि अधिक से अधिक विदेशी विनिमय कोषों की प्राप्ति हो। दूसरा पॉइंट है प्रतिकूल विनिमय दर। विदेशी मुद्रा की पूर्ति कम एवं मांग बढ़ने तथा विनिमय कोषों में कमी से देश की विनिमय विपक्ष में होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अर्थात आयात निर्यात की स्थिति संतुलन में न होने की वजह से प्रतिकूल विनिमय दर का सामना करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है भुगतान असंतुलन, अर्थात प्रतिकूल व्यापार संतुलन के कारण देश की भुगतान संतुलन स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है, उसमें असंतुलन की प्रवृत्ति बढ़ती है। अंततः विदेशी विनिमय संकट
उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास में बाधा। विदेशी विनिमय कोषों में कमी, प्रतिकूल विनिमय दर, भुगतान असंतुलन और अन्य कई समस्याओं के कारण उस देश में विकास हेतु पूंजीगत सामान, मशीनें आदि मंगाने में बाधा आती है और इससे देश का आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कमज़ोर अर्थव्यवस्था। प्रतिकूल व्यापार संतुलन के कारण उपरोक्त जो भी प्रभाव देखने को मिलते हैं उससे देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है। अर्थात अर्थव्यवस्था के कमज़ोर होने का मुख्य कारण प्रतिकूल व्यापार संतुलन ही है, जिसमें उपरोक्त जो बिंदु हैं उन पे क्रमवार चर्चा की गई थी। विदेशी विनिमय कोषों में कमी, प्रतिकूल विनिमय दर, भुगतान असंतुलन, आर्थिक विकास में बाधा, ये सभी प्रतिकूल व्यापार संतुलन के प्रभाव है जिसके कारण किसी देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है। थैंक यू।